वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर अगेन हियर टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बी कीपिंग। उसका दूसरा भी एक नाम है एपीकल्चर। इसकी जो प्रोडक्ट है हर एक ने यूज़ किया है खाने में। क्या है इसकी प्रोडक्ट आप सब जानते हो, इसकी प्रोडक्ट है हनी बी, पर ये हमारी मेन प्रोडक्ट नहीं है, राइट। तो हम उसको समझेंगे पूरे बी कीपिंग को अच्छे से। क्योंकि अभी तक हमको यही मालूम था कि हनी बी इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ बी कीपिंग, पर ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं बी कीपिंग और एपी कल्चर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है हमारा, उसमें क्या करना है, तो इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव। क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव। किस चीज के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। बी कीपिंग यानी मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव फॉर, किस चीज के लिए मेंटेन करने वाले हैं हम पूरे बी हाइव को? फॉर हनी एंड बी वैक्स, राइट। दो प्रोडक्ट हो गई, हनी और बी वैक्स। उसमें जो सबसे पहला है हनी इज सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? इट इज सेकेंडरी प्रोडक्ट। और जो बी वैक्स है वो है प्राइमरी प्रोडक्ट। नाउ if we talk about this entire topic, right, तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आएगी कि जो प्रोडक्ट्स मिलती है ये बहुत टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं, इसलिए इसको एक दूसरा भी नाम दिया गया है, एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि किसको एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, तो इट इज एपीकल्चर। भाई आप समझो कि बी कीपिंग से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं हमको। सबसे पहला हम समझेंगे कि बीज आर पोलिनेटर्स। आप जानते हैं बी विजिट करती है क्रॉप प्लांट्स पर। क्यों? क्योंकि नेक्टर के लिए, पोलन्स के लिए। तो उस समय क्या होता है? पोलिनेशन भी हो जाता है, राइट। तो बीज आर पोलिनेटर्स। और एक एग्जांपल्स भी थोड़े ले लेते हैं किसके, सच एज इन प्लांट्स लाइक ब्रेसिका, है ना, ब्रेसिका में, फिर सनफ्लावर में, फिर एप्पल जो कि हम खाते हैं उसका भी पोलिनेशन इससे होता है। पियर, ये भी एक फ्रूट है। जैसे प्लांट्स में ये कॉमन पोलिनेटर्स है, ये क्या करेंगे, इससे हमको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। दोनों में फायदे होंगे। कैसे? यील्ड भी बढ़ेगा क्योंकि पोलिनेशन होता है तो सीड सेट होता है, फ्रूट बनता है, तो इससे भी हमको यील्ड मिलेगा, क्रॉप यील्ड भी बढ़ेगा, इससे क्रॉप यील्ड बढ़ेगा। और ये दोनों प्रोडक्ट्स का भी इंक्रीज होगा, यानी हनी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो हमको ये दोनों फायदे होने वाले हैं। अभी सोचते हैं बीज का जो नेचर है वो समझना है हमको, क्योंकि प्रोक्योरमेंट एंड केयर में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएंगे उसमें सबसे पहला ही नेचर का आएगा। तो बी के बारे में हम समझते हैं। बीज जो रहती है, बीज वो जनरली पूरे साल एक्टिव रहती है। बीज आर एक्टिव एंड एंटायर ईयर, थ्रू आउट ईयर, राइट। पर दो सीजन्स ऐसी है जिसमें उसकी एक्टिविटी थोड़ी चेंज हो जाती है। समझ रहे हैं? पहले कौन सी सीजन? विंटर सीजन।
इन विंटर सीजन इट इज स्लगिश, यानी लेजीनेस जिसको हम बोलते हैं, इनएक्टिव ज्यादातर हो जाती है। और जो स्प्रिंग सीजन आएगी, स्प्रिंग सीजन में ये बहुत ही एक्टिव होगी, वेरी एक्टिव इन स्प्रिंग सीजन। तो ये हो गया बीज का एक कॉमन नेचर, राइट। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की हनी बीज है, राइट। सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हनी बीज, इसको हम देखते हैं। इसमें 4 टाइप्स की हनी बीज है। 3 आर इंडियंस, राइट, दे आर इंडिजीनियस, और एक है एक्सोटिक स्पीसीज, जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नाम है, फर्स्ट वन इज एपिस डोर्सेटा। कौन सा है? एपिस डोर्सेटा। इसको हमने 2 और नाम भी दिए हैं, इसको रॉक भी बोलते हैं और दूसरा है सारंग भी। तो इसके 3 नाम हो गए, एपिस डोर्सेटा और रॉक बी और सारंग बी। समझिए, ये एक सबसे लार्जेस्ट साइज की बी है। उसका साइज जो है वो है लार्जेस्ट, और उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हाईएस्ट है। यानी हनी का जो प्रोडक्शन है वो भी हाईएस्ट है, राइट। इसको समझते हैं, इसका जो साइज है वो है लार्जेस्ट, और इसका यील्ड जो है वो भी हाईएस्ट है। पर इसका जो नेचर है वो बहुत समझने वाली बात है। इसका जो नेचर है वो बहुत एग्रेसिव है, और दूसरा एक बात कि ये माइग्रेटरी है, यानी एक जगह पर स्टैटिक लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं रहती है। इसलिए इसका यूज बी कल्चर यानी बी हाइविंग के लिए नहीं कर सकते, एपीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उसका जो नेचर है कैसा है? इट्स नेचर इज एग्रेसिव, राइट, एंड इट इज माइग्रेटरी, सो नॉट यूज्ड फॉर एपीकल्चर, है ना। एपीकल्चर के लिए यूज नहीं करेंगे। दूसरा जो है सेकंड टाइप जिसको हम बोलते हैं वो है एपिस इंडिका, जो कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में ये पाई जाती है, राइट। दैट इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ इंडिया, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज ऑल्सो रिफर्ड एज मोना बी। उसका दूसरा नाम क्या है? मोना बी। समझिए, जो इसका साइज रहता है वो मीडियम साइज होता है। दूसरा, इट इज मोस्ट कॉमन एंड फाउंड अक्रॉस द एंटायर कंट्री, है ना। इसको लिखेंगे मोस्ट कॉमन, एनसीईआरटी में दिया गया है। एपिस इंडिका इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पीसीज एंड फाउंड अक्रॉस इंडिया। अभी इसको समझिए कि इसका जो नेचर है, यील्ड समझ लेते हैं पहले। यील्ड भी इसका अच्छा यील्ड है, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 kg पर हाइव उसका हनी प्रोडक्शन रहता है। कितना? 3 to 4 kg पर हाइव। तो ये अच्छा सा प्रोडक्शन है हनी का। इसके बाद इसका जो नेचर है, नेचर कैसा है इसका? माइल्ड नेचर है। तो इसकी वजह से माइल्ड नेचर इजीली रियर कर सकते हैं हम, राइट। सो दिस इज इजीली एंड इजी इन रियरिंग। तो इसका यूज हम एपीकल्चर में कर सकते हैं, राइट। एपीकल्चर के अंदर रॉकबी का यूज नहीं कर सकते, पर एपिस इंडिका का यूज कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पीसीज है। थर्ड उसको बोलते हैं हम एपिस फ्लोरे। क्या बोलते हैं इसको? एपिस फ्लोरे। एपिस फ्लोरे इज, जो एपिस फ्लोरे है उसका दूसरा नाम है ब्रिंगाबी,
ये साइज में भी एकदम छोटी है, सबसे छोटी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इन साइज। और जो उसका प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है, दैट इज 250 ग्राम पर हाइव। तो ये एकदम से बहुत ही कम उसका प्रोडक्शन है हनी का। और उसका जो नेचर है वो है टिमिड नेचर। टिमिड नेचर यानी उसके अंदर करेज लैकिंग है, इट लैक्स द करेज, यानी इजीली वो स्केयर हो जाती है। तो इसका हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी कम है और नेचर भी टिमिड है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट यूज्ड ड्यूरिंग एपीकल्चर। और जो लास्ट वन है वो है एक्सोटिक स्पीसीज। जैसे हमने बताया कि ये जो तीन है वो इंडिजीनियस वन है और एक एक्सोटिक स्पीसीज भी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा और यूरोपियन बी, इसको इटालियन बी भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली इटाली से ओरिजिन है। इसका साइज भी मीडियम है, इट इज अ टाइप ऑफ इटालियन वेराइटी। और सबसे अच्छी बात इसकी, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिका से, कि इसका जो हनी प्रोडक्शन है, यील्ड इज मोर, है ना, यील्ड इज मोर, इटालियन वेराइटी यहां पर लिख देते हैं हम। और फिर यील्ड की बात करें तो यील्ड मोर देन एपिस इंडिका, तो ज्यादातर इसका यूज करते हैं लोग, राइट। एंड इट्स नेचर इज ऑल्सो माइल्ड, नेचर इसका माइल्ड है, इसलिए इजी एंड इजी इन रियरिंग, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम दो टाइप की बीज का एपीकल्चर में यूज करेंगे, वन इज एपिस इंडिका एंड अनदर वन इज एपिस मेलिफेरा। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड रियरिंग ऑफ हनी बीज। ये समझते हैं हम प्रोक्योरमेंट एंड रियरिंग ऑफ हनी बीज। आप जानते हैं कि अभी जो डिमांड है हनी का वो बहुत ही बढ़ गया है। हनी बी का डिमांड जैसे बढ़ा हुआ है तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, जिससे क्या कि लार्ज स्केल हनी का प्रोडक्शन करवा सके, राइट। तो ये जो है, जैसे जैसे हनी की डिमांड बढ़ती गई ऐसे ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन का जो प्रैक्टिसेस है वो भी अच्छी होने लगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आर्टिफिशियल बी हाइव। आर्टिफिशियल बी हाइव का यूज करने लगे लोग। आर्टिफिशियल बी हाइव का बेनिफिट यही है कि आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हो। तो दैट वाज एंड वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता तो आपको आर्टिफिशियल बी हाइव का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप बी कीपिंग कहाँ पर कर सकते हो, तो आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हो, जैसे कि वरांडा हो, कोर्टयार्ड्स हो या फिर रूफ्स हो, वहाँ सब जगह आप बी कीपिंग कर सकते हो। पर उसके नज़दीक में, यानी उसके नज़दीक में बी पेस्चर्स होने चाहिए, जहाँ पर जैसे कि वाइल्ड श्रब्स होने चाहिए या फिर फ्रूट ऑर्किड्स होने चाहिए या फिर क्रॉप जो हम कल्टीवेट करते हैं खेत के अंदर वो होने चाहिए, जिससे कि उसको उसके नेक्टर और वो सब उसको मिले तो वहाँ पर वो सेटल हो सके। तो यही चीज़ें हमको माइंड में रखनी है। और ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो लेबर इंटेंसिव नहीं है, यानी इट इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें बहुत हार्डवर्क है नहीं, राइट। इट इज नॉट हैविंग अ लेबर, इट इज नॉट अ लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस। अभी इसको समझते हैं कि सम ऑफ द पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें माइंड में रखने हैं। क्यों? फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, इसको समझते हैं। ये
ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है। राइट, तो सबसे पहला है, जैसे कि हमने देख लिया है कि वी शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ हनीबी। हमने पहले ही 4 हनीबीज का नेचर एंड हैबिट डिस्कस कर लिया है। सो फर्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ हनीबी, ये हमको मालूम होना चाहिए। वेदर द हनीबी इज हैविंग टिमिड नेचर, एग्रेसिव नेचर या फिर माइल्ड नेचर, और उसका जो हैबिट है, नेचर, वो सब हमको मालूम होना चाहिए। कैसा उसका प्रोडक्शन है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। राइट, सेकेंड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए, सुटेबल लोकेशन पर ही बी हाइविंग करना चाहिए। अभी ही जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि कहाँ पर कर सकते हैं हम, तो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर बी हाइविंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर बी हाइविंग, राइट, ओके। तीसरा जो पॉइंट है, राइट, वी शुड नो हाउ टू कैच एंड हाइव द स्वॉर्म्स। स्वॉर्म्स यानी जो ग्रुप होता है हनी बीज का, उसको हम बोलते हैं स्वॉर्म। तो जो थर्ड पॉइंट है, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, राइट, ग्रुप ऑफ हनी बी, इसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए। फिर आप जानते हो कि इन सर्टेन कंट्रीज देयर आर डिफरेंट सीजन्स, जिसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी होती है। तो जब ये वेरी करती है तब उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, राइट, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो ये 4 हो गए हैं। लास्ट वन है ना, लास्ट वन, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एज वेल एज बी वैक्स। जो अल्टीमेट हम पूरा प्रोसेस इसलिए करते हैं क्योंकि हमको प्रोडक्ट मिले, तो उसको कैसे हैंडल करना है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। तो ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोक्योरमेंट्स एंड रेयरिंग ऑफ हनी बीज। नाउ लेट्स सी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बीज, इसको भी हमको समझना चाहिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बीज, समझिए, हनी बी इज अ यू सोशल इंसेक्ट। हनी बी कैसी है, एक यू सोशल इंसेक्ट है, यानी कि इसके अंदर एक नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रुप रहता है जिसको हम बोलते हैं वर्कर बीज, बराबर। इट इंक्लूड्स अ नॉन reproductive group called worker bees, यानी कि इसमें एक नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेराइल ग्रुप रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यू सोशल इंसेक्ट। फिर इट ऑल्सो शोज पोलीमॉर्फिज्म, यानी एक से ज्यादा फॉर्म है इसके, शोज पोलीमॉर्फिज्म,
राइट, एक से ज्यादा, क्योंकि इसको हमने 3 कास्ट में डिवाइड किया है, तो इट इज शोइंग मोर देन वन फॉर्म। फिर एंड ऑल्सो शो गुड डिवीजन ऑफ लेबर, गुड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो बेसिकली इट इज शोइंग अ वेरी गुड डिवीजन ऑफ लेबर। एक बी हाइव के अंदर 40 से 50,000 40 to 50,000 हनी बीज और इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी एक बी हाइव के अंदर 40 से 50,000 इंसेक्ट पाए जाते हैं। नाउ एंटायर दिस बी हाइव इज हैविंग 3 कास्ट, 3 कास्ट होते हैं इसमें, यही है उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो है वो है क्वीन। क्वीन एक होती है पूरे बी हाइव के अंदर। क्वीन इज 3 times लार्जर एंड ग्रेटर देन इट्स अनदर फॉर्म वर्कर बीज, जो कि फीमेल बीज है, उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है। क्वीन को बोले तो इट इज डिप्लॉयड, यानी कि उसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स रहते हैं, एंड फर्टाइल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि डिप्लॉयड है, यानी 32 क्रोमोसोम्स, राइट, और उसका जो नेचर है वो है फर्टाइल बीज, यानी दिस कैन रिप्रोड्यूस, राइट। उसके बाद उसका जो खाना होता है वो कौन सी चीज पर फीड करती है, तो इट फीड्स ऑन रॉयल जेली। कहां पर फीड करती है? फीड्स ऑन रॉयल जेली। और तीसरी बात, इसका एक ही काम है, फंक्शन क्या है इसका, तो इसका एक ही काम है, टू सोल फंक्शन टू ले ओनली एग्स, ले एग्स, राइट। 2000 एग्स पर डे वो ले कर सकती है, और पूरी लाइफ के अंदर 15 lakhs एग्स पर लाइफ टाइम, राइट। हर एक ब्रूड सेल में एक एक एग ले करती जाती है, एक दिन में 2000 एग्स वो ले कर सकती है। सेकेंड वन इज ड्रोन्स, है ना, ये फीमेल है पर ये फर्टाइल फीमेल है। दूसरा है ड्रोन्स, ड्रोन्स आर मेल, राइट, एंड दे आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, यानी कि इसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये जो ड्रोन्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं? दे आर डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली, दैट इज बाय आर्हेनोटॉकी। सो इट इज डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें से ये बनते हैं ड्रोन्स, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग्स और मेल गैमेट का रिक्वायरमेंट होता है इसमें नहीं है, ऐसा मेल गैमेट की जरूरत नहीं है, सीधा ही अनफर्टिलाइज्ड एग में से पूरा डेवलप हो जाता है। तो ये हो गया एक इसका पिकुलरिटी, ये हैप्लॉइड है। दूसरा कि ये इसका नंबर बहुत ही कम होता है, ये 100 पर हाइव रहते हैं, 100 पर हाइव, और इसके अंदर ना कोई सलाइवरी ग्लैंड है, ना कोई स्टिंग्स है, ना फिर वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है, कुछ भी नहीं है। यानी कि इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका फंक्शन सिर्फ एक ही है, टू फर्टिलाइज द क्वीन, बाकी कोई फंक्शन इसका नहीं है। इट लैक्स सलाइवरी ग्लैंड, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड एंड स्टिंग्स। तो फिर उसका फंक्शन क्या हुआ, तो द फंक्शन इज टू फर्टिलाइज क्वीन, बाकी कोई फंक्शन इसका नहीं है। द थर्ड वन इज द वर्कर बीज, राइट। वर्कर बीज जो होती है सबसे ज्यादा होती है। एक तो यहां पर ले लेते हैं, ये डिप्लॉयड है,
पर स्टराइल है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है इसमें। ये क्वीन जो रॉयल जेली पर फीड करती है उसी के पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है। वर्कर बीज जो होते हैं वो हाईएस्ट इन नंबर होते हैं, यानी मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा वर्कर बीज होते हैं। उनके पास सलाइवरी ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, स्टिंग्स सब है उसके पास, राइट। अभी इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज टू कलेक्ट पोलन, पोलन को कलेक्ट करेगा, पोलेंस चाहिए, पोलन को कलेक्ट करेगा। और दूसरा इट सक्स द नेक्टर एंड टू सक नेक्टर, ताकि हनी बन सके। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बीज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। ये हमने पहले से ही लिख दिया है, इसको समझते हैं हम कि जब क्वीन, फर्टिलाइज्ड क्वीन जो होती है, इट लेज 2000 एग्स पर डे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो फर्टिलाइज्ड क्वीन जब 2000 एग्स ले करती है, हर एक ब्रूड सेल के अंदर एक एक एग को ले करती है, तो 3 दिन के अंदर ये एग हैच होते हैं। जब हैचिंग होता है तो एक वाइट कलर का लार्वा निकलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रब। यहाँ पर आपको नाम याद रखना है कि इट इज ग्रब, राइट। सो क्वीन जैसे फर्टिलाइज होने के बाद अंडे हर एक ब्रूड सेल के अंदर ले करती है, उसके बाद 3 दिन के अंदर वो हैच होते हैं। और जो अंदर से लार्वा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रब, राइट। ये ग्रब्स को वर्कर भी फीड करती है, 4th डे फीड करती है हनी और पोलन से। उसके बाद जिसके पास फ्रॉम 7th डे है ना, रॉयल जेली बननी शुरू हो जाती है। मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें से रॉयल जेली बननी शुरू हो जाती है। दिस रॉयल जेली इज फीड टू द एग हैच और द लार्वा विच इज प्रेजेंट इन द रॉयल चैम्बर। जो रॉयल चैम्बर के अंदर लार्वा रहता है उसको वो रॉयल जेली फीड की जाती है। और दूसरा क्वीन उसको यूज करती है, यानी क्वीन को भी फीड किया जाता है रॉयल जेली, और उसका डेवलपमेंट फर्टाइल हो जाएगा, राइट। जो लार्वा रॉयल चैम्बर में डेवलप होता है उसका डेवलपमेंट फर्टाइल हो जाएगा। और दूसरे बेबीज जो होंगे वो जिनको रॉयल जेली नहीं मिलती है वो वर्कर बीज में ही स्टरिलिटी यानी वर्कर बीज रहेंगे। उसके बाद 12 से 18 दिन के अंदर वैक्स ग्लैंड्स और वैक्स सिक्रेशन भी शुरू हो जाता है। अभी जो एग्स अनफर्टिलाइज्ड थे उसको एक थोड़े स्लाइटली बड़े चैम्बर के अंदर ले किया जाता है, राइट। दे आर कंपेरेटिवली स्लाइटली लार्जर देन अदर चैम्बर्स। वो जो एग्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। तो उसमें से क्या होगा, जो डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन ही उनका डेवलपमेंट हो जाएगा एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ड्रोन्स, राइट। एंड दैट प्रोसेस इज रिफर्ड एज आर्हेनोटॉकी। आर्हेनोटॉकी इज अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, चैप्टर 1 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसमें भी आता है, फिर जेनेटिक्स में भी आता है और यहाँ पर भी आता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीज। नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, हनी बीज आर कम्युनिकेटिंग विथ वन अनदर। और उसका जो डिस्कवरी है वो कार्ल वॉन फ्रिश ने 1969 के अंदर किया था और उनको नोबेल प्राइज भी इसकी वजह से मिला है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन बाय डांस ये पूरा एक डिस्कवर किया था कि कैसे बीज कम्युनिकेट करती है। जो बीज फूड सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उनका विजुअल और टेस्ट सेंस इतना पावरफुल रहता है, राइट, कि करेक्ट रिकॉग्निशन रूट भी वो इसकी वजह से वो करेक्ट रिकॉग्निशन कर सकते हैं रूट का, राइट, क्योंकि उनका विजुअल और टेस्ट सेंस वेरी वेल डेवलप, राइट। उसके बाद बीज जो होते हैं वो अपना करेक्ट रूट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एक तो पोजीशन ऑफ द सन की पोजीशन और दूसरा स्मेल ऑफ फ्लावर, दो चीज से वो अपना करेक्ट रूट डिटरमाइन
करते हैं। कौन सा? एक है पोजीशन ऑफ सन और दूसरा है स्मेल ऑफ फ्लावर्स, राइट। वो दो प्रकार के डांस दिखाती है। it is undergoing two types of dance. First one is round dance. राउंड डांस के अंदर क्या होता है, जब वो राउंड डांस करती है तो वो ऐसा सिग्नल देती है कि फूड 75 मीटर्स के एरिया में ही है, राइट। अगर वो टेल वेगिंग डांस करती है, यानी टेल को मूवमेंट कराती है, तो उस वक्त द फूड इज एक्चुअली प्रेजेंट फार डिस्टेंस, फूड बहुत ही दूर है। और उसमें भी इंडिकेशन मिलते हैं। कैसे? विद इंडिकेशन विद द अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सन। यानी कि अगर वो टेल वेगिंग डांस, जनरली हनी बीज स्ट्रेट लाइन में उनका मोशन रहता है, पर अगर वो मोशन अबोव द स्ट्रेट लाइन, राइट, अबोव द स्ट्रेट लाइन, राइट, ऑफ देयर वेगिंग टेल, तो ये समझ लेना कि फूड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, और बिलो द स्ट्रेट लाइन, राइट, तो फूड इज ऑन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। तो ये है उनका कम्युनिकेशन वे। आपको सिर्फ याद रखना है कार्ल वॉन फ्रिश, जो नोबेल प्राइज जिनको मिला था, और वो रूट कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द पोजीशन ऑफ सन एंड स्मेल ऑफ फ्लावर्स, राइट। दो टाइप के डांस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट। चलिए अभी हम देखते हैं कि हनी कैसे बनता है और उसके यूजेस कैसे हैं, वेयर इट इज यूज्ड, ऑल्सो द यूजेस ऑफ बी वैक्स एंड द प्रोपोलिस, द थर्ड प्रोडक्ट। तो पहले हम समझते हैं कि हनी कैसे बनता है। जैसे नेक्टर कलेक्ट किया है, वो स्टोर कहाँ पर होता है? क्रॉप के अंदर। द नेक्टर इज स्टोर्ड इन क्रॉप एंड इट इज सुक्रोज जो होता है नेक्टर के अंदर, द सुक्रोज इन ऑफ नेक्टर इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम कॉल्ड एज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम से उसका डाइजेशन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बन जाता है, जिसको बोलेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, राइट। नाउ जो हनी इससे बनता है, राइट, उसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा रहती है, उसको इवेपोरेट किया जाता है। और वो इवेपोरेशन कौन करता है? तो फेनस बीज जो होती है वो पूरा हनी को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है और वाटर को इवेपोरेट करेगी, राइट। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, राइट। तो हनी जो होता है हनी ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है बी हाइविंग की, राइट। तो यहाँ पर बी कीपिंग में जो सबसे हम मेन प्रोडक्ट को काउंट करते हैं वो एक्चुअली बी वैक्स, इट इज नॉट हनी। यहाँ पर इट इज एन एरोमेटिक विसिड सुगरी सब्सटेंस, राइट, स्वीट मटेरियल रहता है, ये एरोमेटिक है, जिसमें 70 to 20% वाटर रहता है, शुगर, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन ये सब प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ वी थिंक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज्यादा उसमें रहता है फ्रुक्टोज, राइट, 40 to 45%। उसके बाद आता है ग्लूकोज, दैट इज 30 to 32%, राइट। तो ये दोनों ही काफी हद तक इस हनी में सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज रहता है। उसके बाद वाटर का अमाउंट 17 to 20% जैसे हमने बताया, और सुक्रोज जो कि डाइजेस्ट हो चुका है उसका अमाउंट है 1 to 2%। उसके बाद एंजाइम्स और पिगमेंट 2% होते हैं, मिनरल्स 1%, और उसमें कौन कौन से विटामिन बी, सी एंड डी, B1, B6, C एंड D types of vitamins are found in honey, and this is a very nutritive substance which has been used since early age in our Ayurvedic medicine system। ये सबसे बहुत सालों से ये चलता आया है आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में इसका यूज, एंड इट इज हेल्पिंग टू क्योर मेनी प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ आयुर्वेदा, राइट। उसके बाद आता है बी वैक्स, राइट। बी वैक्स जो कि सबसे मेन प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ही ज्यादा है। इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिसीज, ये कॉस्मेटिक आइटम्स में यूज होता है, जैसे कि शेविंग क्रीम, फेस क्रीम्स, राइट, ये सब में ये होता है। फिर ऑइंटमेंट्स,
राइट। प्लास्टर, कार्बन पेपर्स, ये इंडस्ट्रियल पर्पस, पेंसिल में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक गुड्स, टूथपेस्ट, लोशन, फर्नीचर पॉलिसीज, वुड पॉलिसीज एंड कैंडल्स, ये सब जगह बी वैक्स का यूज है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज से ये, इसलिए प्राइमरी प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं। उसके बाद द थर्ड इज प्रोपोलिस। प्रोपोलिस एक प्लांट सब्सटेंस रहता है, पोलन में से हनी भी कलेक्ट करती है और वो वैक्स को हार्ड नेचर देती है। प्रोपोलिस प्रोवाइड्स हार्डली नेचर टू वैक्स। एंड द लास्ट वन, इसका यूज कहाँ कवर करेंगे प्रोपोलिस का, तो जो ओल्ड होते हैं, डिस्ट्रक्ट, जो डैमेज पार्ट होते हैं हाइव के, उसको रिपेयर करने के लिए क्या यूज होगा, प्रोपोलिस का यूज होगा, जहां पर उसका डैमेज पार्ट है वहां पर। सो दिस इज अ कंप्लीट स्टडी अबाउट द एपीकल्चर और बी कीपिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टुडे अगेन वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिशरी। आपको मालूम ही होगा फिशरी के बारे में, क्योंकि इंडिया का बहुत ही बड़ा पोर्शन कोस्टल एरियाज के इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर फिशरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनिमल हस्बेंडरी के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि फिशरी क्या है फर्स्ट। तो व्हाट इज फिशरी? फिशरी एक ऐसी इंडस्ट्री है, इट इज एन इंडस्ट्री which is generally devoted to mainly catching, processing and selling of fishes, shellfish or aquatic animals, right? जो कि ज़्यादातर एडिबल होते हैं, वो एनिमल्स को भी इंक्लूड किया जाता है फिशरीज के अंदर। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, इंडस्ट्री devoted to catching, देन उसके बाद आएगा सेलिंग, सॉरी दूसरा जो उस कैचिंग के बाद आएगा प्रोसेसिंग, ये आपको खास याद रखना है, उसको प्रोसेस किया जाता है। और फिर एंड सेलिंग आएगा, सेलिंग ऑफ फिशेस, शेलफिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन, ठीक है। अभी समझते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि हमारी इंडिया की एक पॉपुलेशन जो है बहुत ही बड़ी है, और उसमें से एक बड़ा सा पोर्शन पूरा फिश और सी फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। दूसरा कि इंडिया के अंदर कोस्टल एरिया बहुत ही बड़ा है, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग इनकम ऑल्सो बाय कैचिंग एंड सेलिंग द फिश एंड अदर एनिमल्स, और दूसरा उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो यह एक बड़ा पार्ट है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सो इट इज प्लेइंग अ की रोल इन इंडियन इकोनॉमी। तो फिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये समझते हैं इसको, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग इनकम एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। अभी इस इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को डेवलप किया गया है, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी वाली जो दो टेक्निक्स हैं उसको हम बोलते हैं पिसीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो पहला पिसीकल्चर क्या है, व्हाट इज पिसीकल्चर? आपको मालूम ही हो गया होगा कि पीसीस जो था वो किसके लिए यूज किया जाता है, फिशिस के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें व्हाट इज पिसीकल्चर एक्चुअली? इट इज रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस। यहां पर आपको खास याद रखना है, इसमें सिर्फ
फिशेस को इंक्लूड किया गया है पीसी कल्चर में, जिसमें रियरिंग, कैचिंग और उसके बाद उसका मैनेजमेंट, यानी 3 चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। पर अगर हम एक्वा कल्चर को देखें, द नेक्स्ट टर्म इज एक्वा कल्चर। तो यहाँ पर एक्वा कल्चर के अंदर आप जब देखेंगे तो इसमें मैनेजमेंट है, पर सिर्फ फिशेस का नहीं। यहाँ पर मैनेजमेंट किसका होता है? जो यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं और दूसरे एनिमल्स, सबका मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्वा कल्चर, राइट। इट इज मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में फिशेस तो आएगी ही, एनिमल्स में फिशेस आएगी, तो यहां पर फिशेस, फिर क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब सी फूड में आते हैं। प्रॉन्स, उसके बाद एडिबल मसल्स, ये सब जो होते हैं वो उसका मैनेजमेंट जो होता है उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। यहाँ पर हमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसी कल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो आपको मालूम हो गया होगा कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस एंड एक्वाकल्चर इज मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि फिशेस, क्रैब्स, प्रॉन्स, एडिबल मसल्स, यहाँ पर सब यूज किया जाता है। अभी हम देखते हैं थोड़ी टर्म्स, राइट, टर्म्स रिलेटेड टू फिशरी। जो 2 टाइप की हम फिशरी यूज करते हैं, एक है कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी में क्या होता है? रेजिंग, हम फिशेस को रेज करते हैं। कहाँ पर? इन पॉन्ड्स, टैंक्स जैसी जो एरियाज रहते हैं उसमें हम उसको रेज करते हैं और फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो जो है उसको हम बोलेंगे कल्चर फिशरी, क्योंकि हमने उसको कल्चर किया, रेज किया है। तो यहां पर जो फर्स्ट है वो है कल्चर फिशरी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? रेजिंग ऑफ फिशेस इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स। तो ऐसी जगह पर अगर हम इसको रेज करके उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको बोलेंगे कल्चर फिशरी। और दूसरा है कैप्चर फिशरी, राइट। ये जो है इसमें हम रेज नहीं करते हैं, सिर्फ इसको कैच करते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग द फिश, राइट, मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग द फिश विदाउट रेजिंग। यहां पर आपको रेज नहीं करना है, इसको हम बोलेंगे कैप्चर फिशरी। तो ये होगा मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग फिशेस विदाउट, यहां पर रेजिंग था, यहां पर विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम। तो यहाँ पर रेजिंग नहीं करना है, रेज नहीं करना है, सिर्फ कैच करना है। आपको मालूम है कि सी जो ओशियन में हार्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर कैप्चर फिशरी होता है, और जो छोटे जगह पर पूरा टैंक बना के उसको डेवलप करवाते हैं उसको कल्चर फिशरी बोलते हैं। अभी इसके बाद एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि टर्म्स रिलेटेड टू फिशरी है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन क्यों किया गया था? ब्लू रिवॉल्यूशन वाज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ फिशेस। यही एक इंपॉर्टेंस था इसका, जिसकी वजह से ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया था। तो यहां पर एक थर्ड टर्म ले लेते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन वाज डन टू इंक्रीज फिश यील्ड है, यहां पर इंक्रीज फिश यील्ड, ठीक है। उसके बाद आप सोचे कि विच इज द नेशनल
एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल जो बोलते हैं उसको हम बोलेंगे रिवर डॉल्फिन, नेशनल रिवर डॉल्फिन, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज रिलेटेड टू फिशरी। एक टाइप का फार्मिंग है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फार्मिंग। द टाइप ऑफ फार्मिंग इज रिफर्ड एज कंपोजिट फार्मिंग। कंपोजिट फार्मिंग में क्या होता है कि 2 से 3 अलग अलग टाइप की फिशेस को कल्टीवेट करते हैं। इसलिए कल्टीवेट करते हैं क्योंकि एक कि सब टाइप का फूड का यूटिलाइजेशन हो सके, और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और उनके बीच कंपटीशन भी कम हो, इससे ग्रोथ अच्छा रहेगा। अगर एक ही टाइप की फिशेस हम रखेंगे तो वो एक ही टाइप के फूड पर कॉन्सेंट्रेट करेगी और कंपटीशन बढ़ जाएगा। पर कंपोजिट और मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि 2 से 3 टाइप की फिशेस को वो कल्टीवेट करते हैं, जिससे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो फूड का और कंपटीशन भी रिड्यूस हो। तो इसको बोलेंगे हम कंपोजिट फार्मिंग। तो कल्टीवेशन ऑफ 2 to 3 टाइप्स ऑफ फिशेस रेजिंग, इसका 2 से 3 टाइप के फिशेस का एक साथ रेजिंग करते हैं। क्यों? टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड and reduction in competition. So this is about the some terms of fishery, right? तो ये हो गया कंपोजिट फार्मिंग और मिक्स टाइप ऑफ फार्मिंग। लेट्स सी अबाउट द टाइप्स ऑफ फिशेस। कल्टिवेबल फिशेस जो वेल नोन कल्टिवेबल फिशेस है उनको हम स्टडी करते हैं। वी हैव डिवाइडेड द फिशेस इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। एक है इंडिजीनियस यानी इंडियन स्पीसीज, और दूसरा है एक्सोटिक स्पीसीज, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिजीनियस स्पीसीज में 2 टाइप की फिशेज आपको मिलेगी। एक फ्रेश वाटर यानी कि जो पॉन्ड्स रिवर्स में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, और दूसरा है एक मरीन वाटर फिशेज। मरीन वाटर जो कि सॉल्टी वाटर में पाई जाती है, वो फिशेज 2 पार्ट्स में डिवाइड की है हमने। पहला जो है इंडिजीनियस फिशेज में फ्रेश वाटर फिशेज, उसमें बहुत सारे नाम हैं। ये साइंटिफिक नेम्स है। कटला जिसको बोलते हैं कटला, लेबियो रोहिता जिसको बोलते हैं रोहू इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिश इन इंडिया। फ्रेश वाटर फिशेज में सबसे कॉमन कौन सा है? रोहू है। तीसरा है लेबियो कलबासु जिसको बोलते हैं कलबासु। सिरहिनस मृगला इसको बोलते हैं मृगल, और क्लेरियस बेट्रिकस जिसको बोलते हैं मगुर। तो यहाँ पर कटला, रोहू, मृगल, ये जो नाम है बहुत ही कॉमन है। कटला, रोहू और मृगल एक कॉमन टाइप के फ्रेश वाटर कार्ब्स हैं। दूसरा है मरीन वाटर फिशेज जो होती है, समझिए ये बहुत ही रिच होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। दे आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि रिसर्च में बताया गया है कि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो मरीन वाटर के अंदर जो फिशेज रहती है वो है हिल्सा, सार्डिन्स, पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, बॉम्बे डक, साल्मन, ये सब जो होती है वो है मरीन वाटर फिशेज। इसमें जो हिल्सा रहती है, हिल्सा इज एक्चुअली मरीन वाटर, पर ब्रीडिंग के लिए कहां पर जाती है? फ्रेश वाटर में। तो गोज टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग के लिए वो फ्रेश वाटर में जाती है। उसके बाद देखते हैं साल्मन, सार्डिन्स, बॉम्बे डक। जो पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट एक्चुअली इंडियन स्पीशीज नहीं है, उसको इंडियन सी में फॉरेनर्स ने इंट्रोड्यूस किया है। तो पॉम्फ्रेट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय
फॉरेनर्स इन इंडियन सी। ये हो गया टाइप्स ऑफ मरीन वाटर फिशेज, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सार्डिन्स, मैकरेल। ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद जो आता है एक्सोटिक स्पीसीज, यानी बाहर से जो लाए हैं ऐसे स्पीसीज, उसमें है सबसे कॉमन टाइप है साइप्रिनस कार्पियो, राइट। दूसरा है एक टिनोफेरेंगेडोन इडेला, जिसको बोलते हैं ग्रास कार्प, राइट। और तीसरा जो है हाइपोथैलेमिथाइस मोल्ड्रिक्स, जिसको बोलते हैं चाइनीज कार्प और सिल्वर कार्प। तो दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ कल्टिवेबल फिशेस which we can use for fishery. Now we are going to understand the steps of fishery, fish culture, उसको हम समझने वाले हैं। फिश कल्चर में ज़्यादातर हम कल्चर फिशरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर। कैसे होता है ये फिश कल्चर, उसको समझने के लिए हम जैसे कल्चर फिशरी बोले थे, उसको एक्चुअली रेस करना होता है, ठीक है। रेस करने के लिए बहुत सारे पॉन्ड्स की ज़रूरत है। छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, ब्रीडिंग पॉन्ड होता है, उसके बाद होता है हैचरी, हैचरी के बाद होता है नर्सरी पॉन्ड, उसके बाद होता है रेजिंग पॉन्ड्स, और उसके बाद आता है स्टॉकिंग पॉन्ड्स। तो हमें बहुत सारे पॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जब ब्रीडिंग करना होता है तो हम एक सुपीरियर ब्रीडर फीमेल एंड मेल लेते हैं। प्योर होने चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों को हम लेते हैं। यहाँ पर जो ब्रीडर हमने लिए हैं वो प्योर लाइन्स होनी चाहिए, ज़्यादातर प्योर लाइन से अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेल और फीमेल दोनों को आर्टिफिशियली ब्रीड किया जाता है, यानी कि हाइपोफाइसेशन बोलते हैं उसको। कैसे? हाइपोफाइसेशन यानी कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। अभी हम देखेंगे कैसे उसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोनों को इंजेक्ट किया जाता है एक हार्मोन से, यानी कि पिट्यूटरी इंजेक्टेड पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। क्या इंजेक्ट किया जाता है? पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, जिसमें हो सकता है LH और FSH, और आर्टिफिशियली जो हम सिंथेसाइज करते हैं HCG ह्यूमन कोनिडोट्रोपिन, ये तीनों को यूज कर सकते हैं हम। तो इसको जब इंजेक्ट किया जाता है सुपीरियर फीमेल और मेल, तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बोलते हैं। तो फीमेल के अंदर स्पॉनिंग होगा, यानी एक प्रोडक्शन होगा, स्पॉनिंग, और मेल विल रिलीज मिल्ट, जिसके अंदर क्या होगा? स्पर्म्स होंगे, राइट, जिसके अंदर स्पर्म रहेंगे। और स्पॉनिंग जब करेंगे तो स्पॉनिंग के अंदर क्या होगा? एग प्रोडक्शन। दिस विल टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 आवर्स इसका टाइम लगेगा। जैसे स्पॉनिंग और उसमें कितना 3 to 6 आवर्स का टाइम लगेगा। फिर देखते हैं इन दोनों का, ये जो है इनको ट्रांसफर किया जाता है हैचरी के अंदर। जो पहले तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन यहां पर हो गया, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कहां पर होता है? इट इज टेकिंग प्लेस इन ब्रीडिंग पॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको कि इसका फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर। उसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स कहां पर ट्रांसफर टू हैचरी, राइट, जिसको हैचरी या फिर हैचिंग
पिट्स जो रहते हैं वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। 15 से 18 घंटे के अंदर ये एग्स हैच करेंगे और उसमें से जो बनेगा उसको बोलेंगे हैचलिंग्स या फिर सेक फ्राई, राइट। सो इन 15 to 18 आवर्स, in 15 to 18 hours, right, eggs are hatched and develops sac fry or hatchlings. Now these hatchlings are transferred to another pond. ये पूरा हैचरी में प्रोसेस हुआ, अभी इसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरे एक पॉन्ड के अंदर, राइट। तो इसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कौन से पॉन्ड में आएगा, तो यहाँ पर जो अभी तो बहुत ही छोटे हैं सेक फ्राई और हैचलिंग्स को, बहुत ही स्मॉल कंडीशन है, जुवेनाइल भी है, तो उसको नर्सरी पॉन्ड्स में डाला जाता है। नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर अब उनको फीड किया जाता है, राइट। फीड क्या होता है, फीडेड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स एंड zooplankton as well as, ये प्रोटिस्ट है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स आर प्रोटिस्ट। फाइटोप्लैंक्टन्स वो है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो हम प्लांट्स बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यूग्लेना, वो सब आते हैं इसमें, तो ये उनको फीड किया जाता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल फीड भी यूज कर सकते हैं, एंड आर्टिफिशियल फीड भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हैचलिंग्स है आर डेवलप इनटू फ्राई, ये क्या हो जाएगा, अभी फ्राई बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे फ्राई। डेवलप आफ्टर फीडिंग, दे डेवलप इनटू फ्राई। अभी ये जो फ्राई बना है उसको अभी हम आगे ट्रांसफर करेंगे, राइट। यहां पर जो पॉन्ड था वो नर्सरी पॉन्ड था, ये आप समझिए। यहाँ पर जो पॉन्ड था वो ब्रीडिंग पॉन्ड था, यहाँ पर हैचरी था, पिट्स होते हैं। नर्सरी पॉन्ड से इनको ट्रांसफर किया जाता है, दे आर ट्रांसफर्ड टू, कहां पर किया जाता है, नेक्स्ट पॉन्ड को बोलेंगे हम रेजिंग पॉन्ड्स और रियरिंग पॉन्ड्स, रेजिंग पॉन्ड्स और rearing ponds. Now basically this is about raising them. तो इनकी साइज 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगी, और यहां पर जो बोलेंगे इसको फिंगरलिंग बोलेंगे, राइट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फिंगरलिंग, राइट। ओके, सो यहां पर जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलेंगे थिनिंग, क्या बोलेंगे इसको, थिनिंग बोलेंगे, राइट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो फ्राई होती है वो डेवलप इनटू फ्राई एज वेल एज दे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू फिंगरलिंग, राइट। सो यहाँ पर फिंगरलिंग को ट्रांसफर किया जाता है रेजिंग पॉन्ड्स के अंदर, जिसको हम बोलेंगे वो 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाती है, जिसके बाद उसको, राइट, फ्राई को फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे थिनिंग, क्या बोलेंगे इसको, थिनिंग, राइट। नाउ दिस आर अगेन ट्रांसफर टू अ नेक्स्ट पॉन्ड, जिसको हम बोलेंगे स्टॉकिंग पॉन्ड, राइट, ट्रांसफर्ड टू स्टॉकिंग पॉन्ड। तो यहां पर एक तीसरा टाइप का पॉन्ड आ गया, स्टॉकिंग पॉन्ड। यहां पर 6 से 9 महीने के अंदर पूरा एडल्ट कन्वर्जन होता है, राइट। तो यहां पर इट टेक्स टाइम, इन 6 to 9 months दिस फिंगरलिंग्स, जो फिंगरलिंग्स थे
डेवलप्ड इनटू एडल्ट्स में कन्वर्जन होता है, उसके बाद फिश नीड से या फिर दूसरी मेथड से उसको हार्वेस्ट किया जाता है, राइट। तो ये हो गया पूरा फिश कल्चर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फ्राई होता है वही पर उसका कन्वर्जन फिंगरलिंग में होता है और उससे साइज बढ़ता है, जिसको बोलेंगे 15 to 20 सेंटीमीटर्स इन रेजिंग पॉन्ड्स। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द फिश कल्चर। अभी हमने देख तो लिया है कि फिशरी का ज़्यादातर खाने में यूज होता है, पर उसके अलावा भी दूसरे यूजेस हैं, राइट, जो कि बाय प्रोडक्ट से मिलते हैं और वो फिश इंडस्ट्रीज में फिश इंडस्ट्री से जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसके यूज हो सकते हैं काफ़ी जगह पर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्रीज, राइट, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिश इंडस्ट्रीज से भी हमको बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, जिसको हम बोलते हैं इजिन ग्लास। इजिन ग्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है, राइट। इजिन ग्लास ये एक हाई ग्रेड कोलाजन है, हाई ग्रेड कोलाजन, जो कि हमें मिलता है कैटफिश, एयर ब्लैडर ऑफ कैटफिश एंड अदर कार्प्स, एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, जिससे वो काफी टाइम तक पानी में स्टेटिक रह सकती है। हाई ग्रेड ऑफ कोलाजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर ऑफ कैटफिश एंड कार्प्स। ये समझिए इसको कि इससे क्या यूज होने वाला है। और बेस्ट क्वालिटी का इजिंग ग्लास हमको रशिया में मिलता है। याद रखना है आपको, इसका जो यूज है, यूज बेस्ट क्वालिटी आपको कहां पर मिलेगा, रशिया के अंदर। एंड यूज टू क्लैरिफाई वाइन, वाइन का क्लैरिफिकेशन में इसका बहुत यूज होता है। तो ये एक हो गया। दूसरा जो है वो है फिश ऑयल। आपको मालूम है हम बहुत ही उसका यूज करते हैं फिश ऑयल का, राइट। फिश ऑयल दो टाइप के हैं, ड्राई आपको मिलेंगे साल्मन और हेरिंग फिश में से, आपको ड्राई मिलेगा ऑयल, और सेमी ड्राई दूसरे में से मिलेंगे, अदर कार्ब्स में से आपको सेमी ड्राई ऑयल मिलता है। क्यों इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा विटामिन सोर्स रहता है। विटामिन ए, डी, ई एंड सी, ये 4 टाइप के विटामिन इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो इसका भी यूज लोग करते हैं। जो थर्ड है वो है फिश प्रोटीन, राइट। फिश प्रोटीन्स का यूज ज्यादातर आपको आइसक्रीम बनाने में, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स, उसके बाद वार्निशेस, टेक्सटाइल्स, ये सब जगह पर यूज होता रहता है। पेपर, कॉस्मेटिक्स दूसरी भी ऐसी जगह है जहां पर इसको यूज करते हैं, पेपर एंड कॉस्मेटिक्स। नाउ द फोर्थ वन इज फिश फ्लोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिश फ्लोर इज इजीली डाइजेस्टेबल, यानी कि इसका डाइजेशन बहुत ही इजी है, इजीली डाइजेस्टेबल एंड हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसका दूसरा एक बेनिफिट है हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। समझिए ये दोनों चीजें एक इन्फेंट को यूज हो सकती है, इन्फेंट के अंदर, गिवन टू इन्फेंट। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, गिवन टू इन्फेंट्स,
राइट। इन्फेंट्स को इसलिए दिया जाता है जो 6 महीने से थोड़े बड़े हो उनको यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही छोटे बच्चों को नहीं, पर 6 महीने जो जिनके हो चुके हैं इन्फेंट के उसको दिया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है, फिश फ्लोर से न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्यों, डाइजेशन तो अच्छा होगा, पर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है DHA यानी डोकोजा हेक्सोनोइक एसिड, राइट। और ये जो है डोकोजा हेक्सोनोइक एसिड, इससे ब्रेन फंक्शनिंग बहुत ही अच्छा होता है, एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी होगा, एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शनिंग, राइट। तो यहाँ पर एक और भी है बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं फिश वेस्ट। फिश वेस्ट में से क्या करेंगे, फिश वेस्ट में से अच्छा सा एक फूड बनाएंगे जो कि एनिमल्स को भी दिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम सोचें कि फिश जो होती है उसका जो स्किन होता है उसमें से लेदर भी बनाया जाता है, या फिर उसके जो स्किन में से जो कि बॉक्सेस होते हैं, ज्वेलरी बॉक्स, और उसको जो डिज़ाइन करना होता है, उसको थोड़ा लुक देना होता है, तो उससे भी दे सकते हैं, पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एनिमल्स को जो फूड दिया जाता है वो अच्छे से उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो सी फूड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू।